गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका अभी हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स टर्म 2 का आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है बस। और इसका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है। मैटर यानी ये आपका केमिस्ट्री से है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स सबसे पहले आपके सिलेबस में आने वाला क्या है, आपको एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए। आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप मोल की मास से कैसे होती है और पार्टिकल्स और नंबर से कैसे होती है, वो आपको ये सारी चीज़ें सिलेबस में आने वाली है। आपको ये सारी चीज़ें तो अच्छे से पता ही होनी चाहिए। अब हम रिवीजन नोट्स करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम मॉलिक्यूल वैलेंसी और केमिकल फार्मूला। अब केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है आपको पता है। इसमें दो लॉज हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना ही क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि एक केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स हमेशा एक डिफाइंड प्रोपोर्शन में रहते हैं। इसका एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। मास ना ही क्रिएट करा जा सकता है, जैसे हमें दे रखा हो 3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ हमारा जो है ऑक्सीजन, तो इसे दोनों को प्लस करेंगे तो 11 ग्राम ही आना चाहिए। एंड हमारा अगर और कोई पार्टिकल्स दे रखा हो तो इन दोनों का प्लस करके भी हमारा जैसे 5 प्लस हम कर देंगे 6 ग्राम, तो इन दोनों को प्लस करने पे 11 ग्राम, यानी दोनों का अगर हमारा 11 ग्राम आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ना ही मास क्रिएट करा जा सकता है, यानी ये प्रोडक्ट बनने से पहले जो हमारे पार्टिकल्स थे और प्रोडक्ट बनने के बाद जो हमारे पार्टिकल्स थे वो इक्वल है, तो इसलिए कहते हैं मास ना ही क्रिएट करा जा सकता है ना डिस्ट्रॉय। और डिफाइंड प्रोपोर्शन में किसी भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डिफाइंड प्रोपोर्शन में उसे होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है H2O, जिसका 1:8 होता है। आप कहीं का भी वाटर ले लेंगे उसका रेशियो 1:8 होगा, यानी आप पूरे समुद्र का भी एक मॉलिक्यूल ले लेंगे तो उसका रेशियो 1:8 होगा। तो एक डिफाइंड प्रोपोर्शन पे बाय मास रहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें ये कहता है। अब इसी दो लॉ के आधार पे जो डाल्टन एक साइंटिस्ट है, जॉन डाल्टन, पूरा नाम उनका जॉन डाल्टन है, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी निकाली। इसके यहाँ पे 6 पॉस्टुलेट्स हैं। एटम के बारे उन्होंने मैटर्स के बारे में बताया कि हर मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल एटम से बना होता है और एटम जो है इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी एटम्स को डिवाइड नहीं करा जा सकता है। बट आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो क्या है, तो वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी वो एटम के अंदर क्या है वो बता रहे हैं, बट वो एटम को डिवाइड तो नहीं कर रहे ना। अब एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल है, ना ही क्रिएट करे जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करे जा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एटम जो गिवन एलिमेंट्स के होते हैं वो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सेम होते हैं। जैसे अगर हमें ऑक्सीजन का एलिमेंट दे रखा है तो ऑक्सीजन का ही होगा, उसमें ऑक्सीजन के ही एटम होंगे, उसमें हाइड्रोजन का एटम नहीं मिलेगा आपको। ऐसी एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं उनके मास भी डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। ये सेम है। एटम कंबाइन होके स्मॉल होल नंबर से कंपाउंड बनाते हैं, यानी जो आपका एटम होगा वो हमेशा होल नंबर्स में होगा। जैसे O2 होता है, O-2 तो नहीं देखा आपने कभी, या N-2 तो नहीं देखा, या N1/2 तो नहीं देखा, वो हमेशा होल नंबर्स में होते हैं। जो रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स है वो एटम वो कांस्टेंट रहते हैं गिवन कंपाउंड में। जैसे NaCl है तो इसमें जो रिलेटिव नंबर है इसका Na+1 होता है, Na का +1 होता है और Cl का भी -1 होता है, तो वो कांस्टेंट रहता है, प्लस माइनस कर दिया तो NaCl कंपाउंड बनाया। अब ये जो आपका लॉ है ये हमारा लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन जो है वो शो करता है, ये 6th वाला। नेक्स्ट अब हम एटम होता है क्या है वो हम देखते हैं। एटम बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। अगर हम कोई मैटर देखें तो ये हमारा मैटर है, तो ये जो छोटी छोटी ईंटें होती हैं, दीवार की छोटी छोटी ईंट है, वो एटम है, एक एटम है। इच एलिमेंट हैज़ एटम की जो रेडियस, अब आपको पता है एटम को गोल बोला गया है तो एटम की कुछ रेडियस भी होगी। अगर कोई चीज़ गोल है तो उसकी रेडियस भी होगी, तो रेडियस को नैनोमीटर में नापा जाता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ nm, यानी नैनोमीटर होता है। अब एलिमेंट्स और उसकी नेमिंग कहाँ से आई, ये भी आपके चैप्टर 3 में ही है।
हर एलिमेंट का एक यूनिक नेम होता है, आपको पता है हाइड्रोजन का H होता है और उसका सिंबल होता है, हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजनिक क्यों बोलते हैं। तो ये IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने सभी एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल अप्रूव करे थे। रूल्स क्या हैं एलिमेंट्स के। सबसे पहले रूल जो है, जो एब्रीवेशन यूज हुई है, रिप्रेजेंट जनरली फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। यानी स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स में क्या किया कि उनके फर्स्ट लेटर को यूज़ कर लिया। जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर H और कैपिटल होना चाहिए, बोरॉन का B, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, फ्लोरीन का F। सेकेंड लॉ में क्या कर लिया, अब अगर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही H से स्टार्ट हो रहे हैं तो हीलियम का सेकेंड लेटर भी ले लिया, बट जो सेकेंड लेटर है वो हमेशा स्मॉल में होना चाहिए। अब जो सेम इनिशियल लेटर है तो उसे लेटर अपेयर इन द लेटर इन द नेम। जैसे हम कह सकते हैं बैरियम का Ba, बिस्मुथ का Bi, ब्रोमीन का Br, सिलिकॉन का Si, कैडमियम का Cd और कैल्शियम का Ca, और हम इसमें हीलियम का ऐड कर सकते हैं तो हीलियम का He। अब कुछ सिंबल होते हैं जिनका लैटिन नेम या जर्मन या ग्रीक नेम पे भी ले है। जैसे सोडियम को जो लैटिन नेम है वो नाट्रियम है तो Na सिंबल होता है, Na यानी N और A। पोटेशियम का कैलियम होता है तो K सिंबल है। कॉपर का क्यूप्रम होता है तो Cu। आयरन का फेरम होता है तो Fe। गोल्ड का ऑरम होता है तो Au। सिल्वर का अर्जेंटम होता है तो Ag। तो ये कुछ लैटिन नेम पे और ग्रीक नेम्स पे रखा गया है। अब एक एटॉमिक मास कितना होता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है। यानी अब जो एटम है उसका कुछ मास भी तो होगा ना उसका, अब वो चाहे बीच में हो या साइड में हो, जितना भी उसका कुछ मास तो होगा। तो एक एटॉमिक मास यूनिट एग्जैक्टली कार्बन 12 के 1/12 मास के इक्वल होता है। यानी सारे एलिमेंट्स को लिया गया तो सबसे ज़्यादा फिक्स अमाउंट जो आया वो कार्बन 12 का है, और कार्बन 12 का 1/12 पार्ट वो एक एटॉमिक मास यूनिट के एग्जैक्टली इक्वल होता है। अब जो एटम होते हैं वो मोस्ट एलिमेंट्स के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयंस, एटम मॉलिक्यूल्स और आयन फॉर्म करते हैं, क्योंकि एटम ज़्यादातर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्शन है एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। बाकी जो एलिमेंट्स है, बाकी जो एटम्स है वो मॉलिक्यूल और आयंस बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल यानी एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब सेम टाइप ऑफ एटम भी मिल सकते हैं, यानी ऑक्सीजन भी मिल सकते हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी मिल सकते हैं। तो अब ये कैसे मिलते हैं देखते हैं हम। अब मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बन जाए वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाता है, और एटम जो डिफरेंट एटम्स जॉइंट हो तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। यानी अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बना तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट बना, क्योंकि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है हमारा। और अगर हमारा ऑक्सीजन और यानी O2 और H यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग एटम जुड़े तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाएंगे। द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूट, और द नंबर जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। यानी अगर हम H2O की बात करें तो इसमें H हमारे 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये हमारे कितना आ जाएगा 3, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। अब आयन क्या होते हैं, आयन एक चार्ज पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज होता है। आयन सिंगल चार्ज एटम भी है और ग्रुप ऑफ एटम भी है, उस पर नेट चार्ज भी होता है। आयोनिक कंपाउंड्स जो कि चार स्पीशीज होती है उन्हें ही आयन्स कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ फिक्स चार्ज। और जो ग्रुप ऑफ एटम यानी एक सिंगल आयन तो आयन्स कहलाएगा, बट ग्रुप ऑफ एटम को पॉलीएटॉमिक आयन या रेडिकल्स कहते हैं। केमिकल फॉर्म में जो कंपाउंड बनाने के लिए है वो सिम्बॉलिक जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है इसी की वजह से है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की। ये हमारी यूज़ होती है कि हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने एटम एक एलिमेंट में कंबाइन हो सकते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। अब यहाँ पे कुछ नेम और सिंबल्स दे रखे हैं। जैसे सोडियम की वैलेंसी Na+1 होती है, पोटेशियम की K+1, सिल्वर की Ag+1, प्लस लिखा है पर 1 नहीं लिखा तो यहाँ पे आपका 1 होता है। कॉपर की Cu+1 और मैग्नीशियम की Mg, इसकी वैलेंसी 2 होती है। कैल्शियम की Ca2+ होती है, जिंक की Zn2+ होती है, आयरन की Fe2+ होती है, कॉपर की Cu2+ होती है, एंड एल्यूमिनियम की Al3+ और आयरन की Fe+।
और अगर हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स देखें तो हाइड्रोजन की हाइड्राइड की H-, क्लोराइड की हमारी Cl-, ब्रोमाइड की Br-, आयोडाइड की हमारी I-, ऑक्साइड की O2-, सल्फाइड की S2-, नाइट्राइड की N3-। तो यहाँ पे आपकी जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जिनकी वैलेंसी 2 होती है, जिनकी वैलेंसी 3 होती है, वो आपको दे रखा है। अब कुछ एलिमेंट्स हमेशा वैलेंसी रिप्रेजेंट कराते हैं। अब केमिकल फार्मूला लिखने का यहाँ पे रूल दे रखा है। अगर आपको किसी का भी केमिकल फार्मूला लिखना है तो हमें रूल्स पढ़ने की क्या ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। Na की आपको पता है, Na की वैलेंसी +1 होती है और Cl की वैलेंसी -1 होती है। तो Na का वैलेंसी क्या होती है, Na का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और Cl का 17 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हमारा हो जाएगा 2, 8 and 1, और इसका अगर हम करें तो हो जाएगा 2, 8 और 7। यानी हमें ना लास्ट वाली शेल को पूरा करना होता है। लास्ट वाली शेल अगर हमारी 8 हो जाएगी, यानी हमारी लास्ट शेल में ऑलमोस्ट 8 होना चाहिए। तो इसमें 8 होने के लिए तो इसे 1 की ज़रूरत है और इसमें 8 होने के लिए इसे 7 की ज़रूरत है। तो क्या करेगा ये, अब इसे साथ लेना आसान है या एक देना आसान है? ऑफकोर्स एक दे देगा तो ये आसान हो जाएगा, तो इसकी लास्ट शेल में 8 बचेंगे, तो ये इसे 1 दे देता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, यानी ये भी खुश और ये भी खुश। यानी Na+1 है, तो Na+1 क्या करता है, इसे क्रिस क्रॉस कर देता है, यानी Na+1 इसे दे देता है और Cl-1 इसे दे देता है। अब हमें पता है हमें प्लस वाला पहले लिखना था, तो Na अब +1 उसे दे दिया, तो Na-1 हो गया इधर और Cl हमारा +1 हो गया। अब 1 जो होता है हम नहीं लिखते, तो प्लस माइनस कट गया, तो हम क्या फार्मूला लिखते हैं, NaCl, ये हमारा फार्मूला बनता है। ऐसे अगर हम और कोई देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखें तो Mg का 2 होता है और ऑक्साइड का हमारा O2- होता है। तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, Mg2 इधर जाएगा और O2 हमारा इधर जाएगा, तो MgO2 से हमारा 2 कट जाएगा, MgO हमारा फार्मूला बनेगा। ऐसे एक और फार्मूला देखें तो हम एक फार्मूला देखते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट का। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट का Ca होता है, वैलेंसी इसकी 2 होती है, 2+, और फॉस्फेट का होता है PO4 अलग से है और वैलेंसी इसकी -3 होती है। वैलेंसी को हम ऊपर लिखते हैं, तो Ca की 2 है और PO4 की 3 है, ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा, तो Ca क्या हो जाएगा, Ca3 और PO4 और ये ब्रैकेट लग जाएगा और ये 2, तो ये हमारा पूरा फार्मूला क्रिएट हो गया। तो ऐसे फार्मूला लिखते हैं, बस ये आपको याद करना है। ये यहाँ पे वैसे ही बता रखा है कि कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो आपको लिखने की इतना या याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक रिलेटिव मास कंपेयर करने के लिए डिफरेंट एटम्स के लिए यूज़ करा, मतलब एक मास ले लिया कि वो बाकी, जैसे हम करते हैं ना कि एक तरबूज ले लिया, अब एक तरबूज से अगर ये आधी किलो का है और हमने आधी किलो चीनी बराबर रख दी इधर, तो हम कह सकते हैं अगर ये तरबूज के बराबर हो गई ये चीनी तो ये भी आधी किलो की है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि एक एटम का नंबर ले लिया और उसे रिलेटेड एक मास दे दिया और उसी से पता लगाया कि इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा। तो ऐसे उन्होंने हर एटम के साथ ऐसे ही करा, तो उन्होंने एक रिलेटिव मास किया और वो एटम उन्होंने कार्बन 12 आइसोटोप्स यूज़ करा, जो कि मास 12 जिसका निकला, रिलेटिव मास ऑफ ऑल एटम्स ऑब्टेन इन कंपैरिजन मास 12 कार्बन 12 एटम। अब आप कहेंगे कार्बन 12 क्यों लिखा, क्योंकि बाकी सब जो आ रहे थे वो 2 पॉइंट में आंसर आ रहे थे, पॉइंट में 0.5, तो बाकी जो कार्बन 12 है ना वही फिक्स बैठा था। तो रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड। अब जो रिलेटिव मास होता है मॉलिक्यूल का वो एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट होता है। अब एक मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, जैसे आपने देखा हो कि अगर आप कहेंगे एक दर्जन में आपको पता है कितना होता है, 12 किलो होता है। अगर हम कहें कि 2 दर्जन ले लो तो 2 दर्जन में 24 केले, 3 दर्जन में 36 केले। आप इसमें पता है कि आपको पता है कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 ही होता है। ऐसे अगर हम कहें कि एक पेयर में कितना होता है, 2 शूज़ होते हैं। किसी भी अगर आपने पेयर वर्ड सुन लिया तो 2, डजन वर्ड सुन लिया तो 12। वैसे जो मोल वर्ड अगर आप सुनेंगे, मोल भी इसकी तरह एक वर्ड ही है,
अगर आप मोल सुनेंगे तो मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसे हम एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, जो कि एवोगाड्रो हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनके नेम पे ये नंबर रखा गया। अब जो मोल होता है वो हमारे कार्बन 12 के एग्जैक्टली 12 ग्राम के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोल है, मोल की वैल्यू हमारी 6.022 इंटू 10⁻23 है। अगर हम वो ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक मास होता है 16U। अब 16U अगर हम देखें तो हमारे ये एटॉमिक मास यूनिट के एग्जैक्टली हमारा 1 मोल इक्वल होता है, यानी ये हमारे 16 ग्राम के इक्वल होगा। बट अगर हम इसे में मोल में देखें तो वो 16 ग्राम में हो जाएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। अब मास 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का उसका मोलर मास कहलाता है, जो कि एक्सप्रेस होता है ग्राम में। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। मास ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट साइज। एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट साइज और मास में होते हैं। अ मोल ऑफ वन टाइप ऑफ एटम विल हैव अ डिफरेंट मास और मोल ऑफ अनदर टाइप ऑफ एटम। तो ये बाकी अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब ये टर्म्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो कि सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट की शो करता है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर यानी Z से रिप्रेजेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है हमारे एटॉमिक नंबर की, और प्रोटॉन हमारे इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। और तो आपको पता चल गया एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, बट जब मास नंबर होता है वो हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये भी आपको याद रखना है। मॉलिक्यूल कहता है किसी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का जो कि कैपेबल हो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। जो हमारे एटम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, और वो सारी प्रॉपर्टीज़ उस सब्सटेंस की शो करे, वो मॉलिक्यूल होता है। एनायन क्या होता है? आयंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। एनायन जो होता है वो नेगेटिवली, नाइन यानी नेगेटिव, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स जो कि उस मॉलिक्यूल में जितने प्रेजेंट है उसकी एटॉमिसिटी होती है। रेडिकल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ एटम, या हम इसे पॉलीएटॉमिक आयंस भी कह सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है सिंगल यूनिट का। तो ये सारे आपको डेफिनेशन ज़रूर याद रखनी है। अब मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ यूनिट एज देयर इन एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना जो सेम नंबर है हमारा, जो एटम का एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन 12 का ले रखा है, वो उसके बराबर हो, वो हमारा मोल होता है। केमिकल फार्मूला, एक्सप्रेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय केमिकल सिंबल एंड न्यूमेरिकल सब्सटेंस। डायटोमिक क्या होता है? एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो। ट्राइएटॉमिक यानी एक मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स हो। पॉलीएटॉमिक यानी जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल विच कंटेन मोर एटम्स। वैलेंसी क्या होती है? यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की अदर एटम्स व्हेन इट्स फॉर्म कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल। बिनरी कंपाउंड क्या होता है? यानी सिंपलेस्ट कंपाउंड जो कि 2 डिफरेंट एलिमेंट से बने हो, जैसे HCl, H हाइड्रोजन है, Cl हमारा क्लोरीन है। H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे बिनरी कंपाउंड होते हैं। मोलर मास क्या होता है? मास किसी भी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मोलर मास होता है। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूलर ऑफ अ कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट मास, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑल द एटम इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ये दोनों डेफिनेशन मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास के आपको ज़रूर याद करनी है। मोल क्या होता है? 1 मोल किसी भी एनी स्पीशीज़ का, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, आयन या पार्टिकल का, इज़ दैट क्वांटिटी नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। यानी जो उसका एटॉमिक नंबर है वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। जो कि मोल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या है? नंबर जो कि एग्जैक्टली कार्बन 12 के इक्वल हो, यानी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो यहाँ पे हमारा जो डिवीज़न नोट से चैप्टर था कंप्लीट होता है। अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अच्छे से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।